तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आइए शुरू करते हैं योग विज्ञान विवेकानंद जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक। इसका पहला चैप्टर जिसका टाइटल है कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो इस चैप्टर को शुरू करते ही विवेकानंद जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, उन्होंने ये लिखा है कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर का, अपनी एकाग्रता का, अपनी मानसिक शक्ति का, एकाग्रता क्या है? हमारे मन की शक्ति है, हमारी मानसिक शक्ति है ये। अपनी मानसिक शक्ति का 90% हम अनयूज्ड छोड़ देते हैं, हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। किताब में तो इतना ही लिखा हुआ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव है कि ये क्या मतलब है इस चीज का, क्यों यूज नहीं हो पाता। मंतव्य क्या है इस बात को कहने का कि हम क्यों अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर का फुल यूज नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रीजन है अटैचमेंट। और यही एकमात्र रीजन है। अटैचमेंट कैसा? जैसे आपके पास पूरे दिन में ऑफिस में कई तरह के काम हैं। एक काम अभी आपके पास है, दूसरा काम अभी आपको करना है, लेकिन जिस काम को अभी आप कर रहे हो उस काम को करते करते ही दूसरे काम का ध्यान होना। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं और मंदिर में बैठे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस हुआ कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे ही मैं नहा के निकला था और पूजा करने बैठने ही वाला था, वैसे ही कोई इंपॉर्टेंट फोन आ गया, कोई कॉल आ गया। और उस कॉल में मुझे ये बताया गया कि विकास, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन हुआ है क्लाइंट की तरफ से। ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने उनको बताया कि सर ठीक है, मैं अभी नहा करके ही निकला हूं एंड आई विल जस्ट ज्वाइन द कॉल इन 15 मिनट्स। मैंने 15 मिनट बोल दिया कि मैं 15 मिनट में ज्वाइन करता हूं, तब तक आप एक रिक्वेस्ट भेज दो। तो अब होगा क्या कि जब मैं पूजा करने बैठूंगा और हनुमान चालीसा हाथ में लेके बैठूंगा या कुछ भी जो कि मैं पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, तो होगा क्या? ऑल ऑफ अ सडन जब मैं पढ़ रहा होता हूँ हनुमान चालीसा या कुछ भी, तो जो दूसरी थ्रेड है, जो दूसरा काम है जिसके बारे में डिस्कशन अभी हुआ, वो मेरे दिमाग में एक थ्रेड बना लेता है, वो अटैच कर लेता है, वो काम अटैच कर लेता है। अब इससे क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? बिगड़ गई। क्योंकि आधा ध्यान इधर है, तो मैं केवल एक काम चलाऊ पूजा कर रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं ना भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी पूजा का। ऐसी पूजा का कोई महत्व नहीं है, राइट? क्योंकि दिमाग तो उधर है। हमारा कंसंट्रेशन जिस चीज में नहीं होता उस चीज पर हमारी एकाग्रता नहीं होती। और एकाग्रता और कंसंट्रेशन एक ही है बेसिकली। हमारा मन जिस चीज पर नहीं होता, हमारी एकाग्रता उस पर नहीं होती। जिधर मन जाता है, मन इधर उधर जो भागता है ना, यही क्या करता है? यही बेसिकली हमारी एकाग्रता को भंग करता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर में कमी लाता है। जगह जगह कई थ्रेड्स हमारे माइंड में अलग अलग कामों के खुले रहना, एक काम को करते समय भी किसी दूसरे काम के लिए थ्रेड खुला रहना, यही मन की एकाग्रता का भंग होना है। यही मन का भटकना है। इसी को कहा जाता है मन का भटकना। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किस प्रकार से हमारी कंसंट्रेशन पावर अनयूज्ड रह जाती है और किस प्रकार से ये होता इस वजह से है, हमारे दिमाग में काम की अलग अलग थ्रेड बनना, एक काम हाथ में होना और एट द सेम टाइम दूसरे काम पे हमारा ध्यान होना। दिस इज व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। ठीक है। और आगे उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे एक इंसान है, अगर उसको ट्रेनिंग दे दी गई है, जैसे अगर किसी को आप लेकर के आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, या फिर मान लीजिए कोई आर्मी में ज्वाइन करता है और उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, राइट? तो अगर उसको कोई काम दिया जाए जो कि एक ट्रेन्ड पर्सन ही कर सकता है, तो हालांकि बता इसको भी दिया गया है, बट ही इज नॉट सफिशिएंटली ट्रेन्ड। ठीक है, बता तो उसको दिया गया है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है, वो अभ्यास कर रहा है, लेकिन अभी वो इतना अभ्यास कर करके मजबूत नहीं हुआ है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप परफेक्ट हो चुके हो, मैं परफेक्ट हो चुका हूँ चलाते चलाते। अब किसी को मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, उसको बता सब दिया है कि ये ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये क्लच है, राइट? लेकिन हुआ ये है कि अभी भी वो उन चीजों को क्या कर रहा है, उन चीजों को प्रैक्टिस में रखे हुए है, वो परफेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर मैं उस आदमी को बोलूं कि एक प्रॉब्लम आ गई है, तुम जल्दी जल्दी फटाफट गाड़ी लेके आ जाओ, थोड़ा तेज आना पड़ेगा, तो क्या मैं उसे दे सकता हूं? नहीं दे सकता। केवल एक ट्रेंड पर्सन को ही मैं ये कह सकता हूं कि तुम आ जाओ, एक परफेक्ट आदमी को, कि हाँ यार थोड़ा तेज आना, ठीक है, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना है, राइट? हालांकि आपको जल्दी आने की शिक्षा मैं नहीं दे रहा कि आप जो है लाइट तोड़ें। हाँ, एक परफेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो परफेक्ट होगा वो एक सही तरीके से आ पाएगा विद इन द स्पीड लिमिट। और थोड़ा जो अपर लिमिट है स्पीड की, जो अवेलेबल है, जो अलाउड है, उसमें आ पाएगा वो। अदरवाइज क्योंकि जो नया बंदा है वो तो नहीं कर पाएगा ऐसा, वो घबरा जाएगा, राइट? तो जो ट्रेंड पर्सन होता है उसके मिस्टेक करने की संभावना कम होती है। उसी तरीके से जो ट्रेंड माइंड होता है उसके भी मिस्टेक करने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। ट्रेंड माइंड का मतलब क्या है? एक माइंड तो वो है जो कि भटक जाता है,
जैसे एक काम को लिया है, दूसरे काम में भटक रहा है। लेकिन एक जो ट्रेन्ड माइंड होता है ना, वो कॉन्सन्ट्रेटेड माइंड होता है। यानी एक काम को जिसको हाथ में लिया है ना, उसी काम को वो लगातार करता रहेगा, दूसरे काम पे वो हाथ नहीं डालेगा। तब तक नहीं डालेगा जब तक पहला कंप्लीट ना हो जाए। या फिर अगर पहले को एक जगह रोकना है तो एक लॉजिकल एंड पर उस काम को रोकेगा, उसके बाद रोकने के बाद दूसरे काम को उठाएगा, उसको एक लॉजिकल एंड देगा, या तो वो पूरा करेगा उसे, या फिर उसको भी एक लॉजिकल एंड देगा कि चलो एनालाइज कर लेता हूँ, उसको रोक देता हूँ। लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स उसको मिली हैं, वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। उस प्रॉब्लम से कहीं बड़ी प्रॉब्लम है माइंड में थ्रेड होना, उस काम का जो आप कर नहीं रहे हो। और इस काम से आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन दूर होना, जिस काम को रियली में आप कर रहे हो। अगर आप किसी काम को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दूसरे काम का थ्रेड आपके दिमाग में चल रहा है, तो क्या आप इस काम को वैल्यू एडिशन के साथ कर पाओगे? कभी नहीं। आप सिर्फ इस काम को कंप्लीट करोगे, जैसे तैसे कंप्लीट करोगे। तो वैल्यू एडिशन कैन नेवर हैपन विदाउट अ कंसंट्रेटेड माइंड। अगर आपका अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप कभी भी एक जो कॉन्क्रीट जिसको कहते हैं, एक सब्सटेंटिव जो वैल्यू एड होता है, वो नहीं कर सकते। राइट? तो यही चीज यहां पर उन्होंने बताई है। ट्रेन पर्सन एंड ट्रेन माइंड नेवर मेक्स अ मिस्टेक। ट्रेन माइंड मींस द कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। जो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है, जो एकाग्र मन होता है, वही ट्रेन्ड माइंड होता है। ठीक है? माइंड को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइंड को एकाग्र करने के लिए मन को मन की तरफ मोड़ना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? हमारा मन सांसारिक वस्तुओं की ओर भागता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सीखना है, वो सीखना है, इसका नॉलेज लेना है, कुछ नया सीख लेना है। बाहर जो चीजें हमें दिखती हैं, उस पर हमारा मन भागता है। ठीक है? ये हमारा बाहरी मन है, जो मन बाहर देखता है। ठीक है? उसी तरीके से जब हम मन की दिशा को बदल देते हैं और मन से मन को देखना शुरू करते हैं, ये बहुत महीन बात है। मन से मन को देखना। मन से मन को देखने का मतलब अगर आपको समझना है, तो एक और प्लेलिस्ट है हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। आप किसी भी जगह पे देख सकते हैं, हालांकि अपने चैनल पे किया है, दूसरे चैनल पर एक किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस पे भी देख सकते हैं, उसका नाम है विश्व गुरु, उस चैनल का नाम है विश्व गुरु। आप उसको जा करके देख सकते हैं। वहां पर जाकर के सर्च मारिएगा, विश्वा का वी और गुरु का जी, ये दोनों साथ हैं, लेकिन जी कैपिटल में है और विश्वा का वी कैपिटल में है। तो विश्वा गुरु में वी और जी दोनों कैपिटल में है। तो आप वहां पर अगर जाकर देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र में कई विधियां बताई गई हैं, अपने आप को, अपने मन को, अपनी जो अपनी आत्म को, अपने स्वभाव को प्राप्त होने के लिए, आपका जो वास्तविक बोध है उसको प्राप्त होने के लिए। ठीक है? आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसे जानने के लिए। ठीक है? जैसे बौद्ध धर्म में बोध कहा जाता है, आत्मबोध कहा जाता है। उन सब बातों के लिए, उनको जानने के लिए वहां पे ये बातें बताई गई हैं कि कैसे आप अपने ही मन से अपने मन को देख सकते हैं। तो वहां पे कुछ ऐसी विधियां हैं जहां पे कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जहां पे जैसे ही कोई थॉट आपके मन में आता है, आप उस थॉट को देख सकते हो। यानी आपको कॉन्सियस होना पड़ता है। कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं कि जैसे ही कोई थॉट आए, कॉन्सियस रहो, चाहे कैसा भी थॉट आए, चाहे कितना भी आपको लगे कि कितना भी अर्जेंट है कि नहीं मुझे इसमें घुसना पड़ेगा, फिर भी इस प्रैक्टिस को अपने लाइफ में लेकर आइए कि जैसे ही कोई थॉट उठता है, वैसे ही आप कॉन्शियस हो जाइए कि हाँ एक थॉट आया, और जानने की कोशिश कीजिए कि ये उठा कहाँ से है। ऐसी एक विधि है। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके माध्यम से माइंड को माइंड की तरफ मोड़ा जाता है। ठीक है? और इसका बहुत अच्छा नरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विज्ञान भैरव तंत्र में है। और उसके अलावा कली हनुवाणी, अगर एक बुक खरीद सकें आप, अभी तो वो मिलती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अगर आपको कहीं से भी इसकी ऑडियो बुक मिल जाती है, अवेलेबल है, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। जो दूसरा चैनल है हमारा विश्व गुरु, जो मैंने आपको बताया, वहां पर भी कली हनुवाणी अवेलेबल है। अगर आप वहां जाते हैं और वहां जाकर के इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, कली हनुवाणी से एक चैप्टर है जिसका नाम है अदृश्य चार, जिसमें मानसिक चतुर्काया के विषय में बताया गया है कि मन के चार लेयर्स हैं। हमारा जो मन है ना, वो एक नहीं है, उसके चार अलग अलग पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स के नाम है विवेक काया, बुद्धि काया, संस्कार काया, चित्त काया। और हमारी बाहर की जो भौतिक काया है, ये तो शरीर है ही। लेकिन मन के स्तर पर जब हम उतरते हैं तो मन चार कायाओं में विभाजित है। उन चार कायाओं का अलग अलग महत्व है। जो हमारी भौतिक काया है उसका अलग महत्व है, जो बुद्धि काया है उसका अलग महत्व है, उसकी अलग मॉडस ऑपरेंडी है। हम इसकी मॉडस ऑपरेंडी को देखना सीखते हैं कली हनुवाड़ी में। वहां पे टेक्निक्स बताई गई हैं कि किस तरह से आप इसको देखना शुरू करते हो। ठीक है? जैसे ही कोई थॉट आता है, तो वहां पर थोड़ा आसान किया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। इतना आसान कर दिया गया है कि आपके लिए अपने आप को देख पाना, जब भी कोई थॉट उठता है तो क्यों आया, कैसे आया, इन चीजों को देखना समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है? तो उसको आप देख लीजिएगा, दूसरे चैनल पे कली हनुवाणी वहां पे अवेलेबल है।
अब यहाँ पे आगे उन्होंने बताया कि जो यूनानी लोग थे उन्होंने अपने माइंड को किसकी तरफ मोड़ा, बाहर की ओर मोड़ा, बाहर देखा, मोड़ा नहीं बाहर देखा। उन्होंने यूनानियों ने चीजों को बाहर देखा, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे। यूनानियों में बहुत से बड़े विद्वान हुए, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे। अगर आप बाहर भी किसी चीज को देख रहे हो, जैसे रोजमर्रा के काम की बात हम शुरू में कर रहे थे, अगर आप अपने शरीर से बाहर भी, अपने मन से बाहर भी देख रहे हो, बाहर की चीजों को भी देख रहे हो, तो देखते समय इस बात का ध्यान रखो कि आपको एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, बाकी सारी चीजें भूल जानी है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आपका काम और आप ये दोनों एक हो गए, दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया। ये कॉन्सेंट्रेशन की सबसे उच्चतम अवस्था होती है। ठीक है, जैसे किसी काम में अगर आप लग जाओ, कोई काम आपको पसंद हो, उस काम में लग जाओ तो ऐसा लगता है कि वो काम और आप दोनों एक हो गए हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राइट। तो यही चीज करनी होती है। कंसंट्रेशन इस लेवल का यूनानियों के पास क्या था, किन चीजों के लिए, बाहर की चीजों के लिए, कला में, लिटरेचर में, कला में, साहित्य में। तो इसीलिए कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी अच्छी प्रगति की, ऐसा विवेकानंद जी ने इस चैप्टर में बताया है। एंड यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट, क्यों ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि हिंदुओं ने अपना कॉन्सेंट्रेशन बाहर नहीं रखा, हिंदुओं ने अपना कॉन्सेंट्रेशन आत्मा पर रखा, अंदर रखा, इनर सेल्फ को देखने की कोशिश की। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करता है, अपने आप को देखने का प्रयास करता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, आत्मबोध की तरफ जो जाता है, तो उस केस में, उस रास्ते पर चलते समय कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं, योगाभ्यास जिसको कहते हैं, वो टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि अपने आप वो मन को कंट्रोल कर देती हैं। उसको मन को कंट्रोल करना सीखना नहीं पड़ता। उन विधियों के अभ्यास से अपने आप मन नियंत्रण में आने लगता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। आप समझ भी रहे होंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि आपको क्या करती हैं, जो कि आपको डिटैच करना ही सिखाती हैं चीजों से। ठीक है, आपको अपने आप को देखना सिखाती हैं। जैसे ही आप किसी चीज को देखने लगते हो ना, जैसे कि अगर आपको गुस्सा आए और आप ये अपने आप से कहो कि यार तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वैसे ही गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। जब तक आपको पता नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा बने रहते हो, गुस्से और आप में कोई अंतर नहीं हो जाता। गुस्से का जीवंत रूप आप बन जाते हो, गुस्से का मूर्तिमान रूप आप बन जाते हो। राइट, तो यही होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बताया गया है कि हिंदुओं ने जब अपने आप को आत्मा की ओर कॉन्सेंट्रेट किया, भीतर की ओर कॉन्सेंट्रेट किया, तो ऐसी विधियां होती हैं अपने आप को भीतर की ओर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, मन से मन को देखने के लिए जो विधियां होती हैं, उन्हें योगाभ्यास कहा जाता है। अलग अलग तरह के योगाभ्यासों की बात होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये ऑटोमेटिकली माइंड अपने कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में आने लगता है। फिर आप उन चीजों को कंट्रोल में करने लगते हो जो कि आपको कंट्रोल में रखती थी। जैसे आपका मन, यार मन कर रहा है कि यार, मना तो किया है डॉक्टर ने कि सिगरेट नहीं पीनी है, बट यार पी लेता हूँ। ये जो चीजें हैं कि हाँ, आपका मन आपके वश में नहीं आता है, कंट्रोल में नहीं आता है, वो अपने आप आपके कंट्रोल में आने लगता है। राइट, तो उसके लिए अलग अलग विधियां हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, चित्त, चित्त के विषय में बताया गया है। तो चित्त के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है, हमारी एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कैवल्य दर्शन, और इस चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट चल रही है द होली साइंस, उसमें भी चित्त के विषय में बताया गया है। तो चित्त जो है, ये क्या है, मन की चार कायाओं में से एक काया होता है चित्त। यहाँ पे ये बताया गया है कि चित्त जो है, वो एक परत के ऊपर दूसरी परत की तरह दिखाई देता है। यानी चित्त को पहचानना, अगर आपने देखी हो विज्ञान कली हनुवाणी सुनी हो, तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा कि सबसे मुश्किल काम, मानसिक चतुर्काया वाला जो चैप्टर है, अगर आप उसमें जाएंगे और देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहीं वहां पे यही बताया गया है कि सबसे मुश्किल काम चित्त को उजागर करना है। चित्त को उजागर करना सबसे मुश्किल काम है। बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया, इनको उजागर आप कर सकते हो, लेकिन जो आपका चित्त काया है, उसको उजागर करना, उसे सामने ला पाना बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। यू नीड टू क्रॉस दीज लेयर्स, क्योंकि जो चित्त काया है ना, उसके ऊपर और भी जो चार लेयर्स हैं, पहचानना मुश्किल होता है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सी काया काम कर रही है। चित्त काया को पहचानना कि ये काया काम कर रही है इस समय या नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। परत दर परत, यानी कि विवेक काया, बुद्धि काया, संस्कार काया, और उसके बाद नीचे जो है सबसे अंत में आती है चित्त काया। राइट, ये सबकी मदर होती है चित्त काया। तो ये एक तरीके से लेयर के ऊपर लेयर की तरह दिखाई देती है, जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो जब हम इन सारी लेयर्स को देखिए, इस किताब में साफ लिखा है कि हमें चित्त जो है, इसी किताब की लाइन है ये, चित्त इज लाइक द लेयर्स ऑन लेयर्स। हिंदी में इसमें ये बताया है कि चित्त एक तह के ऊपर दूसरी तह की तरह प्रतीत होता है। यू नीड टू क्रॉस दीज लेयर्स, हमें इन लेयर्स को पार करना है ताकि हम आत्मा तक पहुंच सकें। क्योंकि जब हम इन लेयर्स को पार करना सीखते हैं, तो लेयर्स को पार करने का तरीका क्या है, योगाभ्यास। योग के अभ्यास द्वारा इन लेयर्स को हम पार करते हैं। बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया, इन सबको पार करते हैं और अंत में चित्त को भी पार कर जाते हैं। तब हम सारी लेयर्स को पार करने के बाद आत्म स्वरूप का बोध करने लायक होते हैं। ठीक है, तब गुरु की कृपा से वो बोध हमें होता है कि हाँ, ये
ये हमारी वास्तविक छवि है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं। पहली चीज तो ये बताई है कि वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द रिलेटिव नॉलेज। जो लॉजिकल नॉलेज है ना, उससे हमें दूर होना पड़ेगा। जो सापेक्ष ज्ञान है, उससे हमें दूर होना पड़ेगा। हमें निरपेक्ष होना पड़ेगा। सापेक्ष ज्ञान, लॉजिकल ज्ञान क्या होता है? ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो ही ऐसा होता है। तो ये जो लॉजिकल ज्ञान है ना, ये क्या है, इससे मना क्यों किया जाता है? आध्यात्मिकता में कई बार लोग पूछते हैं कि ये अतार्किक होती है आध्यात्मिकता। अतार्किक नहीं होती है। बात यह है कि तर्क बड़ा ही मजबूर होता है। तर्क जो है बहुत छोटी चीज होता है, क्योंकि तर्क जो है वो उपलब्ध जानकारियों का मोहताज होता है। आप सोच करके देखिए कि तर्क आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो उस जगह पे इस्तेमाल होता है तर्क जहां पे जानकारियां, जहां पर विज्ञान अपनी जानकारियां रख चुका है। जैसे अगर आपको ये पता करना हो कि चांद पे कोई आदमी जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या फिर चांद पे कोई आदमी उछलेगा, तो उछल करके हाँ, उछल पाएगा या नहीं, और उछलेगा तो क्या धरती की तरह ही उछलेगा? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? लॉजिक लगाओगे, ठीक है? तो लॉजिक क्यों लगा पाओगे कि नहीं, वहां पर वैसा नहीं उछल पाएगा जैसा कि धरती पे उछल पाता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप लॉजिक लगा पाओगे। क्योंकि आपको पता है आज के समय में कि न्यूटन ने ये बता दिया है कि किस तरीके से हम ग्रेविटेशन पुल निकाल सकते हैं, कितना वैल्यू होगा। तो वहां पर जो ग्रेविटेशन पुल की वैल्यू है 1/6 है, तो आपने लॉजिक लगाया। तो अगर न्यूटन ने ये अपना रूल ना दिया होता, एफ इज इक्वल टू G m1 m2/r², जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का नियम है, अगर उन्होंने ये नियम ना दिया होता, ये हमारे सामने ना होता, ये जानकारी ना होती, तो क्या होता? क्या हम ये कह पाते कॉन्फिडेंटली कि नहीं नहीं, वहां पर जो है तुम उछलोगे तो काफी देर से वापस जमीन पे आओगे? मतलब जैसे धरती पे आ जाते हैं फटाक से, वैसे वहां नहीं आओगे। हो सकता है बहुत ऊंचाई से वहां गिराने के बावजूद भी आप अगर धीरे धीरे आराम से आओ, तो हो सकता है नीचे आराम से उतर जाओ, कोई चोट वोट ना आए। यहाँ पे तो बंदा 10वें फ्लोर से गिर के टाप साफ हो जाएगा। वहां हो सकता है 10वें फ्लोर की ऊंचाई से गिरने पर बंदे को कोई खास चोट ना लगे, या चोट ही ना लगे, आराम से वो पैरों पे अपने जो है उतर जाए। तो ये आपको क्यों पता है कि ऐसा होगा? लॉजिक क्यों लगा पा रहे हो? क्योंकि ये जानकारी उपलब्ध है। उपलब्ध जानकारियों का मोहताज है लॉजिक। ये कभी भी उन चीजों को नहीं खोज सकता जिन चीजों पर ये बातें करता है। गुरुत्वाकर्षण पे बातें करने वाला तर्क कभी भी गुरुत्वाकर्षण के कारण को नहीं खोज सकता। क्यों गुरुत्वाकर्षण है? आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण है? वो कौन सी शक्तियां हैं? जैसे एक फील्ड थ्योरी पे काम कर रहे थे हमारे आइंस्टीन जी। आइंस्टीन महाराज जब ये काम कर रहे थे, उन्होंने अपना इक्वेशन दिया था E = mc²। तो जब वो अपने जो है फील्ड थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी, जो ग्रेविटेशन है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका आपस में रिलेशन है। वो इस चीज पे काम कर रहे थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। इस पे काम करते करते ही डेथ हो गई। तो अभी भी उस पर रिसर्च वगैरह चल रही है, लेकिन कुछ खास मिला नहीं है। अगर शायद वो जिंदा होते और ये काम करके जाते, तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चीज वो निकाल करके चले जाते। ठीक है, लेकिन आज भी उस पे खोज चल रही है। तो आप जरा सोच करके देखिए कि ये चीजें जो कि हमारे सामने अभी आई नहीं है, राइट, वो चीजें भी क्या है, अभी जब प्रकट हो जाएंगी तो ही आप लॉजिक लगा पाओगे। लेकिन जब जब तक वो चीजें प्रकट नहीं है, तब तक आप क्या करोगे? तर्क लगा पाओगे? उससे रिलेटेड कोई बात पूछी जाए कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो वहां पे ज्यादा है चांद के आसपास, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका? राइट, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी ये सामने है ही नहीं, इसलिए कोई तर्क आपके पास नहीं है। तो जो रहस्य अभी इस प्रकृति में छुपे हुए हैं, उन रहस्यों को लेकर के कोई तर्क आप नहीं लगा सकते। तो जो रहस्य छुपे हुए हैं, वो रहस्य जो कि अभी छुपे हुए हैं, और वो रहस्य जो अभी उजागर हैं, इन सब से परे है वो जो इन सब का कारण है। ठीक है, इन सब से परे है वो जो इन सब का कारण है। राइट, किसी वैज्ञानिक ने इस प्रकृति में डीएनए और आरएनए नहीं डाला। डीएनए और आरएनए इस प्रकृति में किसी वैज्ञानिक ने नहीं डाला, वो पहले से हैं। हमने तो नाम भी डीएनए और आरएनए आज दिया है उनका। कुछ साल पहले हमने उनको डीएनए और आरएनए कहना शुरू किया है, जब उनके बारे में पता चला कि ऐसी भी चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हम दिखेंगे कैसे, हमारी प्रोटीन कैसी होगी, हम किस तरह के जीव होंगे, हमारा प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कैसे होगा। ये डीएनए और आरएनए के बेसिस पे हमारी गुणसूत्र, हमारे जो भी क्रोमोसोम्स हैं, और जो भी जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा प्रोटीन है हमारी बॉडी का, वो कैसे बनेगा, ये तो उससे डिसाइड होता है। लेकिन किसने डाला? किसी वैज्ञानिक ने डाला? नहीं डाला। राइट, तो जो सोर्स है उसको पता करना लॉजिक के बस का नहीं है, क्योंकि लॉजिक उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ही बात कर सकता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने यह कहा है कि अगर आपको उसके बारे में जानना है जो कि सोर्स है, सोर्स को ही तो जानना है। जानना क्यों है? क्योंकि सोर्स को जानने में, जानने के प्रयास में आपका स्वभाव
आपका जो नॉलेज है, आपकी अपनी जो व्यक्तिगत छवि है और आपका अपना व्यक्तित्व है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि उस पर किसी तरह का दाग रह ही नहीं जाता। उस पर कोई दाग आप लगा ही नहीं सकते। और दूसरा ये कि ऐसा आदमी कभी समाज का अहित नहीं कर सकता, वो अन्याय की बात नहीं कर सकता, वो कभी अहित नहीं कर सकता दूसरे का, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड ही आत्मा पे है, वो संसार पे कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं है। इसलिए किसी चीज से अटैच होकर के वो किसी से छीनना और किसी दूसरे को देना या अपने लिए रख लेना ये करेगा ही नहीं। तो इस संसार में अच्छाई एक बड़ी छोटी चीज हो जाएगी। बड़ी चीज तो यही है ही अपनी आपको आत्मा की ओर ले जाना, क्योंकि आत्मा की ओर ले जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग के बीच में आने वाले जो माइलस्टोन्स हैं, वो है आपका अच्छा आचरण, वो है एक अच्छी सोसाइटी, वो है एक अच्छा विश्व, विश्व में शांति, वैश्विक शांति। ये तो आत्मा की ओर जाने के मार्ग में अपने आप आने वाले माइलस्टोन्स हैं। इसीलिए यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो ये जो लॉजिकल नॉलेज है जिसका तुम्हें घमंड होता है, इससे तुम्हें दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक उपलब्ध जानकारियों का मोहताज है। और जो आत्मा है वो क्या कर रही है, वो अनंत में छुपी हुई, अनंत में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने का विज्ञान है। ठीक है? तो इसीलिए लॉजिक से दूर रहने की बात की जाती है। लॉजिक वहीं इस्तेमाल करो। लॉजिक से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आप लॉजिक को छोड़ ही दो। मैंने पहले ही बताया, हमने पहले डिस्कस किया कि लॉजिक उपलब्ध जानकारियों के आधार पे ही उत्तम काम कर सकता है, उत्तम काम कर सकता है। इसलिए लॉजिक जहां उपलब्ध जानकारियां हो वहीं पर इस्तेमाल कीजिए, समाज की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, किसी काम को अच्छे से करने के लिए। बस इतना ही महत्व है लॉजिक का। और इसीलिए लॉजिक सांसारिक जीवन में महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां पर आध्यात्म की बात होती है, वहां पर लॉजिक से उसको आप बोलें कि हम लॉजिक से समझाओ मुझे, मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप बहुत बड़े गधासुर हैं, मेरे विचार से बहुत बड़े गधासुर हैं। ठीक है? क्योंकि इससे बड़ी घटिया सोच कुछ हो ही नहीं सकती कि आप, घटिया सोच क्या मतलब, एक बच्चों वाली सोच हो ही नहीं सकती कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सोर्स में और जो सोर्स से पैदा होने वाली चीज है उस दोनों में अंतर है। जो सोर्स से पैदा हुई है, जो सोर्स से आई है, उस चीज की मॉडस ऑपरेंडी जानने के बाद ही आप लॉजिक लगा सकते हो। जिसकी मॉडस ऑपरेंडी आपको नहीं पता है उसके बारे में लॉजिक नहीं लगा सकते। तो मॉडस ऑपरेंडी को जो क्रिएट करने वाला है, जिसकी वजह से ये मॉडस ऑपरेंडी है, वो जो मेन सोर्स है, उसको जानने के लिए क्या तर्क काम करेगा? क्योंकि तर्क तो बाद में आता है। और जो लोग तर्क की बहुत बात करते हैं उनसे जरा पूछिए कि तुम जो है तर्क के बारे में इतना बोलते हो, अगर तुम एडिसन के समय में पैदा हुए होते तो एडिसन पर बहुत से लोग हंसते थे जब वो ऐसी बात करते थे कि मैं बल्ब बनाऊंगा, एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो जलती होगी, एक गोला होगा मस्त जलेगा। तो इस तरह की बात जब वो करते थे तो लोग हंसते थे उनके ऊपर। ये जो हंसने वाले लोग थे ना, ये कौन थे? यही लॉजिकल लोग थे। आज की तारीख में भी आप ऐसे लोगों से पूछोगे जो अपने आप को लॉजिकल कहते हैं, उनसे पूछोगे कि तू अगर एडिसन के समय पैदा हुआ होता तो किसकी तरफ खड़ा होता? एडिसन पे हंसने वालों की तरफ, या फिर एडिसन के बातों को समझने वालों की तरफ, या एडिसन के साथ अकेला तू खड़ा होता जब सब उस पे हंस रहे थे? अपने आप पोल खुल जाएगी, लॉजिक की पोल अपने आप खुल जाएगी अगर आप ये बात पूछ लेंगे तो। ठीक है? उनका जवाब निश्चित रूप से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो बड़े अवसरवादी लोग होते हैं। लॉजिकल लोग ना बड़े अवसरवादी होते हैं। ठीक है? इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। अवसरवादी तो नहीं, मतलब लॉजिकल वामपंथी, ये आप समझ सकते हो, जो जिन्हें घमंड है अपने लॉजिकल होने पे, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिन्हें घमंड नहीं है वो स्वीकार करते हैं बातों को, जिन्हें घमंड है लॉजिकल होने का वो ऐसा काम करेंगे। ठीक है? तो इसके बाद इन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक की भी बात की है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का अंतर इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में अंतर बताने के लिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 2.69 यानी चैप्टर 2 के 69th वर्स में एक बात कही है। वो बात क्या है? वो श्लोक क्या है? वो श्लोक ये कहता है कि जो सामान्य पुरुष के लिए जाग है, यानी जो सामान्य पुरुष के लिए जागृति है, जो सामान्य पुरुष के लिए जागृति यानी जिसमें सब कुछ है, जो वास्तविक जागृति है, जो वास्तविक उन्नति है, वही जो साधु पुरुष है, जो योगी है, उसके लिए वही उन्नति नहीं है। आई रिपीट, जो सामान्य पुरुष के लिए जागृति है, वही साधु पुरुष के लिए या योगी पुरुष के लिए रात है। तो रात और दिन के मेटाफर का यूज करके उन्होंने ज्ञान और अज्ञान को बताया। रात का यहाँ पर, रात जो है यहाँ पर मेटाफर है अज्ञान का, और दिन यहाँ पर या जागृति, जहां पे जगते हैं हम, दिन में जगते हैं हम, तो वो जो जगने वाला समय है उसकी तुलना भगवान कृष्ण ने उससे की है ज्ञान से। तो जागृति यानी जाग को ज्ञान से, और जो अंधकार है, रात है, उसको अज्ञान से उन्होंने कंपेयर किया है। ठीक है? ये उन्होंने बताया है। तो यहां पर यही बताया है कि जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए जो दिन है, यानी जिन चीजों में वो जीते हैं, जिन चीजों में वो वास्तविकता समझते हैं कि यही चीजें वास्तविक हैं,
ये ले लो, वो ले लो, अपने लिए सब ले लो, सुख के साधन इकट्ठे कर लो, किसी दूसरे को लूटना है तो लूट लो अपने सुख के साधनों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें जो लूट मार करने वाले लोग हैं, ये सामान्य लोगों की जागृति है। ये सामान्य लोगों के हिसाब से यही जागृति है। हमें यही करना चाहिए, हमें अपने सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करने चाहिए। यही जो कि चार्वाकी दर्शन है, या जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, लेकिन उधार करो और घी पियो। तो ये जो विचार है, ये जो चार्वाकी विचार है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि सामान्य पुरुष के लिए यही जागृति है, उसको इसी में जागृति दिखाई देती है। लेकिन जो योगी होता है, उसे पता होता है कि ये सब रात्रि है, ये सब वास्तविक जागृति नहीं है। तो जो योगी के लिए रात है, वो सामान्य पुरुषों के लिए दिन है, और जो सामान्य पुरुष के लिए रात है, वही योगी के लिए दिन है। यानी सामान्य पुरुष जिन चीजों को रात समझता है, सामान्य पुरुष क्या, जैसे अगर आप किसी से बात करेंगे चारवाकी से, तो वो क्या कहेगा, ये जो तुम अध्यात्म की बात करते हो ना, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये उसके लिए रात है। इतना समय पहले भगवान कृष्ण ने जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, खास करके जो दो कौड़ी की वामपंथी साइकोलॉजी होती है, कितना पहले उन्होंने बता दिया है कि सामान्य पुरुष के लिए जो रात है, वो योगी के लिए दिन है, और जो योगी के लिए रात है, वही सामान्य पुरुष का। ठीक है, ये है। तो रात और दिन को इस तरीके से मेटाफरिक वे में एक्सप्लेन किया है 2.69 में, आप जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे उन्होंने कंसंट्रेशन को डिफाइन किया है। तो कंसंट्रेशन क्या है, एकाग्रता क्या है? एकाग्रता का मतलब होता है अपने माइंड को छोटे से छोटे दायरे में सीमित कर देना। मतलब क्या, इसका अभ्यास करना कि अगर एक काम कर रहे हैं तो उसको, अपने मन को उसी काम पे एकाग्र रखें, दूसरे काम की जो थ्रेड बन रही है उससे डिटैच होना सीखें, उसके साथ एक होना ना सीखें। ये है कंसंट्रेशन का स्क्वीजिंग करके माइंड को छोटे से छोटे दायरे में लेकर के आना, ताकि वो एक बार में एक ही चीज पर सोच सके, ताकि काम अच्छे से हो। ठीक है, तो इसका रास्ता कैसे जाता है, कैसे इसको अचीव किया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसको अचीव करने का तरीका है अष्टांग योग। अष्टांग योग के कौन कौन से लिम्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस पूरी बुक में। तो पहला चैप्टर आज जो है समाप्त होगा। तो इसमें बेसिक उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है योगा के बारे में। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने आगे ये बताया है कि जो अष्टांग योग है, उसको हम जब अब करते हैं तो हमारे अंदर प्योरिटी आती है। प्योरिटी क्यों जरूरी होती है? प्योरिटी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि देखिए, हमारा एक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जब भी हम कोई गलत चीज जो कि हमारे लिए फॉरेन एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट क्या है? हर वो चीज जो कि हम नेचुरली नहीं खा सकते, वो हमारे लिए नेचुरल फूड नहीं है। हर वो चीज जो कि नेचुरली हमें परेशान करे, वो हमारे लिए अननेचुरल है। ठीक है, जो चीज हमने ली वो हमारे भीतर ना जाए, वो एक्सेप्ट ना करे, हमारा मन परेशान हो, तो उसको अननेचुरल कहा जाता है। इसी प्रकार से जो अगर हम मांस खाते हैं, तो ये हमारे लिए विजातीय है। मांस लोग खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? उसको उबाल करके, उसको जो है सही से मैरिनेट करके, उसके ऊपर बढ़िया से नमक और ये सब डाल करके, खुद को बेवकूफ बना करके कि नहीं मैं तो खा सकता हूं इसे, क्योंकि ये तो हमारे खाने के लिए, हम तो सर्वाहारी हैं, फूड चेन और पता नहीं क्या क्या बताता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि खाने के लिए किस चीज का चुनाव करना है और किसका नहीं करना है। इसके लिए नेचर ने अपने आप आपको सेंसर दिए हुए हैं। वो सेंसर क्या है? हमारा मन। अगर आपका मन किसी भी कच्चे मांस के टुकड़े को खाने को कर रहा है, करता है मांस का टुकड़ा सीधे सीधे खाने को, बहुत से लोग नहीं खा सकते, सिर्फ कम ही लोग खा पाएंगे। ये सीधे उठाया और कच्चा ही मांस खा गए, और खाने वाले भी ना बीमार रहेंगे, कभी मर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए फॉरेन एलिमेंट्स हैं। अगर कोई आदमी ऐसा हो भी जो कि सीधे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है या मरा हुआ बिल्ली पड़ी है, उसको उठा करके सीधे ऐसे ही खाने लगे, मर जाएगा। लेकिन वही जो दूसरे जानवर होते हैं, शेर हुआ, कुत्ते हुए, वो जब खाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, वो तो आराम से हजम करते हैं, डकार जाते हैं, अगले दिन फिर खोजते हैं। तो जो चीज हमारे लिए नेचुरल नहीं है, वो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती है, और हमारे अंदर जब बीमारियां पैदा होती हैं, तो हमारा मन शांत नहीं रह सकता। क्योंकि जो चीजें हम बाहर से लेते हैं, जो कि जैसे कि वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं, जब हमारे शरीर में अंदर आते हैं, तो हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, क्या कहते हैं उसको, हमारा जो, पता नहीं उसको, प्रतिरक्षा तंत्र, हिंदी मुझे याद आ रही है, अंग्रेजी याद नहीं आ रही। तो जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है कि उनको बाहर धकेलने का काम करता है, और उस बाहर धकेलने की कोशिश में ही हमें तकलीफ होती है। भाई जुकाम हमें क्यों होता है? हमें नाक, हमारे अंदर जो है ये कफ क्यों भरता है, नाक में जो ढेर सारा ये भर जाता है अचानक से जब जुकाम होता है, तो क्यों होता है ये सब? इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा
डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, अटैक करता है वायरसेस पे, और इकट्ठे हो जाती हैं सारे के सारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और वही सफेद सफेद दिखाई देती हैं, उसी को कफ कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारे लिए विजातीय है, हमारे लिए फॉरेन है, जब वो हमारे अंदर आती है तो होता क्या है, हमारी बॉडी इम्प्योर हो जाती है। इम्प्योर का मतलब क्या है, जैसे वायरस घुस गया, इम्प्योर हो गई बॉडी, यही इम्प्योरिटी और कुछ नहीं है। ये भी एक तरह की इम्प्योरिटी है कि बॉडी में अंदर से बाहर से कुछ आ गया जो कि हमारे मन को, हमारे शरीर को पहले परेशान करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी लड़ती है ना उसी समय तकलीफ होती है। हमारी बॉडी जब रिएक्ट करती है ना कि तुमने कुछ गलत ले लिया है, बस वहीं पे प्रॉब्लम होती है। आपके लेते समय प्रॉब्लम थोड़ी होती है। जब बॉडी बताती है कि नहीं ये मेरे लिए नेचुरल नहीं है, वो आपको पता लगता है। ठीक है। तो वैसे ही जब आप विजातीय चीजों को अपने भीतर ऐसे ले लेते हैं जो कि मतलब आपके लिए नहीं थी, फिर भी आपने काया धोया और सही से एकदम गर्म उबाल करके खा लिया, अंदर चला गया, आपको लगा कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा है, तो हम खा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि है वो विजातीय, इसीलिए आपको नहीं लेना चाहिए था। तो इससे होता क्या है कि उसको अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जा करके ना, उसको पचने में काफी समय लगता है। और काफी समय में होता क्या है कि वो काफी देर तक हमारे शरीर में बना रहता है, और उसकी वजह से जो एनिमल प्रोटीन है, उससे निकलने वाला जो भी आप कह सकते हैं, जिसको रस कह सकते हैं, या फिर जो भी एसिड होता है, जो हमारी बॉडी के एक एक अंग में पहुंच रहा है, वो क्या करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उस नर्वस सिस्टम को टिकलिंग करता है। उस टिकलिंग की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा एक तरीके से हमें बिल्कुल जंपिंग जैक मोड में रखता है। मोड में आप किसी पे भी आसानी से गुस्सा हो सकते हैं। आपको गुस्सा आया तो आप किसी का नुकसान कर सकते हैं, किसी पे भी चिल्ला सकते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है तो आप झल्ला सकते हैं। तो ये सब चीजें होने लगती हैं, अननेचुरल होने से होता है। और ऐसा करने पर क्या है, यही क्या है, यही बॉडी की अशुद्धि है, यही अशुद्धि है। उसी तरीके से जब कोई ऐसा विचार, ये तो खाने की चीज हो गई, उसी तरीके से जब कोई ऐसा विचार आपके मन में आता है, जो विचार आपको परेशान करे, तो आप उससे दूर होना चाहते हैं। आपका मन चाहता है कि ये ना हो, काश ये ना होता, कोई बहुत बुरी घटना हो जाए आपके जीवन में। ठीक है। अचानक से आपके, अब मान लीजिए कि कोई एक आवारा लड़का है, किसी लड़की का पीछा कर रहा था। ठीक है। अचानक से उस लड़की ने उसको जो है बुलाया, और बुला करके उसकी बेइज्जती 10 लोगों के सामने कर दी, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। क्या होगा? वो यही चाहेगा कि काश ये ना हुआ होता। उसको, उसका मन स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा मन भी, हमारी पूरी बॉडी एक तरीके से लड़ रही होती है। जो कुछ भी अननेचुरल है ना, उससे लड़ रही होती है। और योग जो है ना, नेचुरल होने का नेचुरल वे है। बस ये है। तो योग के माध्यम से आपका इन चीजों पर से, मांस खाना या फिर गलत विचारों को अपने मन में लेना, ठीक है, ये सब जो विचार है ना, योग के माध्यम से, योगाभ्यास की विधियों के माध्यम से, इन सब से दूर होने में आपको मदद मिलती है। और वो योग क्या है? अष्टांग योग। उसी की बात इस पूरी बुक में की जाएगी। ठीक है। सो प्योरिटी कम्स फ्रॉम द अष्टांग योग, और प्योरिटी इज मस्ट नीडेड, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इज ऑल्सो नीडेड। तो लगातार अभ्यास इसका चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया हो गया, नहीं। लगातार अभ्यास करने पे वो जब आपके अभ्यास में आ जाएगा, तो अपने आप चीजों से डिटैच होना सीख जाओगे। डिटैचमेंट का अभ्यास करना है कि नहीं, आपको कॉन्शियस रहना है। अभ्यास करने का मतलब क्या है? कॉन्शियस रहना। घर में अगर आपके चोर घुसा है और आपको लग रहा है कि नहीं कोई बिल्ली विल्ली होगी, बर्तन वर्तन खटक रहे हैं, कोई बिल्ली विल्ली आई होगी, तो चोर भी निश्चिंत है, आप भी निश्चिंत हो। लेकिन आपको अपने मन में जो चोर है, ये जो चोर की तरह विचार बैठते हैं कि नहीं उससे अटैच हो जाओ, ये जो थ्रेड है ना, ये चोर है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि सावधान रहना, घर में चोर आवेगा। तो ये घर कुछ और नहीं है, आपका ये मन मंदिर ही घर है। वीरदास जी ने भी बहुत ज्यादा मेटाफरिक वे में अपनी दोहे, जो कपलेट्स जिनको कहा जाता है, वो लिखे हुए हैं। तो उनके दोहों में, उनके कपलेट्स में एक दोहा ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि सावधान रहना, घर में चोर आवेगा। तो ये चोर कोई और नहीं है, ये वही विचार हैं जो आपको इधर उधर जोड़ देते हैं। तो कबीरदास जी कहना ये चाह रहे हैं कि कॉन्सियस रहो, अभ्यास करो इसका। जैसे ही कोई थॉट इस तरह का हो जो कि एक काम को करते समय दूसरे काम की ओर खींचे, इस चीज को जानते हुए, जब इस चीज का ज्ञान होगा ना, तो इस चीज को ज्ञान में रखते हुए, इस चीज को जानते हुए, आप जब अपने आप को देखेंगे कि हाँ यार, एक नया विचार और आ रहा था मेरे मन में, उस पर तो अभी मुझे जाना ही नहीं है, तो अपने आप वो विचार उड़ जाएगा धुएं की तरह। जैसे ही आप विचारों को देखते हो, वैसे ही वो धुएं की तरह उड़ जाते हैं। जब आप उनको नहीं देखते हो ना, कॉन्शियस नहीं होते हो, तभी वो आप पे कब्जा कर लेते हैं। बड़ी सीधी सी चीज है। आप सोच के देखना, कभी करके देखना कि आप एक काम कर रहे हो, दूसरा काम का विचार आपके मन में आ रहा है। आपका दोस्त बगल में बैठा है, और जैसे ही आप उससे कहते हो कि यार यार वो भी पड़ा हुआ है, वो कहता है अरे यार पहले इसको कर लो, तो आप कौन से हो जाते हो, हाँ यार पहले इसको तो निपटा लें। थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आती है, लेकिन क्योंकि वो आपके भीतर से नहीं, बाहर से आ रही है, तो इतना इफेक्टिव नहीं होती। जब यही कॉन्शियसनेस आपके भीतर से आने लगेगी,
कि नहीं, अभी जिस काम पे मैं लगा हूं इसी काम को पहले पूरा करना है, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा, तो अपने आप वो हवा बन के उड़ने लगता है दूसरा विचार। आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि काम करते समय अपने मन ही मन में बोलते रहते हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। जैसे किसी एक काम को पकड़ लिया तो पीछे से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। जैसे मैंने पकड़ लिया किसी काम को, विकास अभी ये मेल डालनी है, ठीक है, पहले मेल डाल दी। अच्छा, कौन कौन रखना है, ऐसे करके सीसी में इसको रखना है, इसको ऐसे रखना है। अच्छा, अब मुझे जो है इस मेल को अटैच करके उसको भेजना है, एचआर को भेजना है, ओके ठीक है। वो अपने मन में बोलते रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जो जो दूसरी थ्रेड है ना, उससे अटैच होने से बच जाते हैं। और अक्सर ऐसा वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि उनको डर होता है अटैच होने का। इसी वजह से क्या करते हैं, जब वो देखते हैं और उनमें अपने काम को पूरा करने की इच्छा भी होती है, तो वो भी इस तरह का अभ्यास करते हैं। उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो अभ्यास ये कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इसी से मदद मिलती है। ये भी एक तरह का प्रैक्टिस ही है, आप सकते हैं, लेकिन ये एक मतलब एक तरीका ये भी है। बट द थिंग इज कि जो अष्टांग योग है उसका भी पालन करेंगे तो अपने आप वो काम होने लगेगा। इसलिए अगर आप किसी काम को करते समय दूसरे काम से अटैच होते हैं तो इस चीज को फॉलो कीजिए, कि आप अपने आप को बताना शुरू कीजिए कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, एक काम करो, अब इसको करो, ठीक है, अब पानी पीने चलते हैं, अब वापस आएंगे फिर उसको शुरू करेंगे। ऐसे करके वो बात करते रहते हैं। कुछ दिन करना है, हमेशा नहीं करना, नहीं तो लोग आपको पागल समझेंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि आप अष्टांग योग की ओर जाएं। ठीक है, नहीं तो ये आदत बन जाएगी, अच्छा ये करना वो करना, क्योंकि जो बाहर से चीजें चलती हैं ना वो आदत में लग जाती हैं, भीतर से जो चलती हैं वो भी आदत में लग जाती हैं। बाहर वाली चीज आदत में लगेगी तो फिर वो आपकी दूसरी तरह की परेशानियां खड़ी कर सकती है। इसलिए आप जो है क्या करो कि भीतर की ओर चलने का प्रयास करो, और भीतर की ओर चलने का प्रयास करने का मतलब है आप जो है लगातार अभ्यास और डिटैचमेंट का अभ्यास करो। किसके माध्यम से? अष्टांग योग के माध्यम से। ठीक है। एक चीज और इसमें बताइए कि बाहर से देखने पर एक बेहोश आदमी और एक ऐसा आदमी जो एनलाइटन हो चुका है, दोनों देखने में बेहोश ही लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक बेहोश है इसलिए क्योंकि वो संसार से बचना चाहता है, समस्याओं से भागना चाहता है। दूसरा इसलिए बेहोश लग रहा है क्योंकि वो मजे में है, उसके लिए संसार की समस्या कोई समस्या नहीं है। वो संसार की इन समस्याओं को पानी की धारा समझ करके इनके साथ बहे जा रहा है, बह रहा है, आनंद ले रहा है, इसका नहा रहा है इसमें। राइट? तो वो स्नान कर रहा है। दूसरा क्या है? सड़ रहा है, मरने की तैयारी कर रहा है, डूब रहा है। ये है। तो बाहर से और भीतर से देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में उतना ही अंतर है। जिसमें विवेकानंद जी ने बताया है कि उतना ही अंतर है जितना कि सोने की ढेरी और बालू की ढेरी में जितना अंतर होता है। जितनी कीमत एक सोने की ढेरी और जितनी कीमत का अंतर एक सोने की ढेरी और एक बालू की ढेरी में होता है, बस वही अंतर यहाँ पर भी होता है। मेडिटेशन के बारे में इसमें एक सिंपल सा एक उन्होंने बताया कि अपनी पूरी आत्मा को, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना ही क्या है? मेडिटेशन है। ईश्वर यानी उस ऊर्जा को, परम ऊर्जा को जिससे सब कुछ बना है, जो लॉजिक से परे है, जो तर्क से परे है, उसमें अपने आप को एक तरीके से डुबा देना ही क्या है? मेडिटेशन है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप किताब खरीद लीजिएगा। नाम है किताब का योग विज्ञान। जैसा कि आपने ये नाम है इसका, योग विज्ञान, जो आप देख पा रहे हैं। और यही फोटो है। स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ है, योग विज्ञान ऊपर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोटो दिख रही है यही उसका कवर है, पेज का, बुक का कवर पेज है। तो आप इस किताब को खरीदिएगा, खरीद करके इसको पढ़ना शुरू कीजिए। पहला चैप्टर जो है हमने आज कंप्लीट कर दिया है। 12 चैप्टर हैं इसमें। होपफुली 15 से 20 वीडियोस के बीच में आई विल बी एबल टू फिनिश इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।